नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आए वो हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज से जो है हम इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास का पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इतिहास क्या है? तो आपको कोई पूछेगा इतिहास क्या है तो आप बोलिएगा इतिहास दो शब्दों का मेल है, इति और हास। इति का मतलब होता है बीता समय और हास का मतलब होता है अध्ययन, यानी बीता समय का जो अध्ययन करते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। ठीक ना। चलिए हम आपको अच्छा तरह से बता दिए हैं। देखिए क्या है इतिहास। अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। कोई भी पूछेगा इतिहास किसे कहते हैं तो अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोकस है। हेरोडोकस जो संपूर्ण विश्व के इतिहास की जानकारी दिया है। हेरोडोकस ने ही संपूर्ण विश्व के इतिहास की जानकारी दिया। अब कोई पूछेगा तो परीक्षा में पूछ लेता है हेरोडोकस कहाँ के रहने वाले थे? हेरोडोकस यूनान देश के निवासी थे, यूनान देश के रहने वाले थे। ठीक ना। चलिए इसके आगे देखते हैं बाबू, अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले सब्जेक्टिव कर लेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक ना। चलिए अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आपको याद, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए इसको बहुत वीवीआई मानिएगा। ठीक ना, बहुत वीवीआई मानिएगा इसको। राष्ट्रवाद क्या है तो लिखिएगा राष्ट्रवाद एक प्रेम है, किसी के प्रति भी प्रेम वो जो होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे समाज के प्रति प्रेम है तो समाजवाद कहलाएगा। ठीक ना। तो राष्ट्र माने क्या होता है? अपना देश के प्रति राष्ट्र। तो लिखिएगा किसी भी देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद जो है ना, किसी भी देश की मतलब प्रेम की भावना है। राष्ट्रवाद में किसी भी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी जिस क्षेत्र में राष्ट्रवाद है यानी प्रेम है तो समझिए वहाँ सभी का योगदान है। ठीक ना। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। परीक्षा में पूछता है कि राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ था? यूरोप में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी से। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मेटरनिख कौन था? आप लोग को याद रखना है। जैसे अभी मान के चलिए अभी हम लोग का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक ना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। तो मतलब राजा कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। तो लिखिएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब होता है राजा। और ना उसके दिल में दया धर्म नहीं था, वो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक ना। क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन करो, जनता की भलाई नहीं करो। यानी कि अभी कहा जाए तो हम लोग का जो है मतलब राजा वो कितना मतलब सोचता है भारत के विषय में। ठीक ना, बिहार के विषय में। तो लेकिन कि ये जो थे मेटरनिख, ये क्या कहते थे कि शासन करो लेकिन जनता की भलाई नहीं करो, यानी बहुत मतलब प्रतिक्रियावादी राजा थे। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, आप लोग जरूर मतलब देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा याद हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास रटने का चीज़ नहीं है बाबू, इतिहास समझने का चीज़ है। हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारा बुक धरा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी, यानी 1815 से 1848 के काल, यानी काल माने समय को मेटरनिख काल कहते हैं। कभी कभी मेटरनिख युग पूछ लेता है तो उसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि तभी यहाँ का चांसलर, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। क्योंकि तभी यहाँ का चांसलर मेटरनिख था, जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। क्योंकि वह कभी भी जनता का भला नहीं चाहता था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि जनता कुछ भला करे। जनता के हित में कोई भी अच्छा काम होता था उस पर वो बाधा पहुँचा देता था। कौन? मेटरनिख। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बाबू? अगला है सामंतवाद क्या है। अच्छा देखिए, पहले एक मतलब जो है ना एक नियम चलता था, जो किसान होता था ना और जमींदार किसको बोलेंगे? जिसके पास ढेर सारा ज़मीन वगैरह हो, जो जिसके पास ढेर सारा ज़मीन वगैरह होता था ना, उसको क्या करते थे, यानी किसान से ज़्यादा अधिकार देते थे। कौन? राजा लोग। ठीक ना। तो लिखिएगा वैसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत सीमांतों यानी जमींदारों को किसानों से अधिक अधिकार दिया जाए उसे ही सामंतवाद कहते हैं। यानी किसान को जो है ना, किसान से अधिक अधिकार किसको दिया जाए? जमींदार को। उसको ही मतलब सामंतवाद कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से देखिएगा।
समझे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए बाबू, इसको बोला जाए तो वीवी मान लीजिए, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, यानी बाधा मतलब डिस्टर्ब, यानी जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हो रहा था उसमें डिस्टर्ब क्या क्या पहुंच रहा था, क्या क्या दिक्कत आ रहा था, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सजा के लिखना है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधा थी। पहला लिखिएगा, लोगों के बीच राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी लोग में जो है राष्ट्रीयता का अभाव था। हाँ, उसके बाद मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति था, मेटरनिक का वहाँ मतलब जो है तभी जर्मनी में प्रतिक्रियावादी नीति था। उसके बाद ऑस्ट्रिया में हस्तक्षेप नीति लागू था, यानी ऑस्ट्रिया में क्या था, हस्तक्षेप नीति जो मेटरनिक द्वारा चलाया गया था वो लागू था, ठीक ना। और ऑस्ट्रिया 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, यानी जर्मनी और इटली जो है ना एकीकरण में बाधा का मेन कारण था कि वो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। अब पाँचवां क्या दिक्कत था, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी क्या था, अभाव था, ठीक ना, ये सारा दिक्कत हो रहा था, ठीक ना। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।